नमस्कार। जैसे ही चुनाव आते हैं, मोदी जी अपना एक पकोड़ा योजना पटक देते हैं। पकोड़ा योजना क्या होती है कि भी पकोड़े बनाओ, समोसा बनाओ, चाय बनाओ, बेचो। एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? तो ये बिहारी एम्प्लॉयमेंट के लिए मरे जा रहे हैं। चुनाव आ गया है तो एक पकोड़ा योजना और आ गई है। इस बार उसका नाम है ELI स्कीम। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे कितना? 3-3.5 करोड़ युवाओं का। अब ये 3-3.5 करोड़ युवाओं का ऐसे बोलते हैं जैसे कि जनरेट हो गया है या हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के साथ एक उछल्ला जरूर रहता है कि एम्प्लॉयर को भी पैसे मिलेंगे, एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव मिलेगा। भाई एम्प्लॉयर ने ऐसा क्या बड़ा काम किया, उसको लोन, इजी लोन मिल रहा है, उसको काम अगर करना है और कराना है तो उसको इंसेंटिव की क्या जरूरत है? इंसेंटिव की ज़रूरत है जिसको कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो अब ये जो ELI स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर पहली बार आप किसी को नौकरी देते हैं या पर्सन्स फर्स्ट जॉब, उसको 15,000 रुपये दे देगी सरकार अपनी तरफ से। यानी उसको 6 महीने और 12 महीने के अंतराल पे पहले साल पे उसको 7,500 की 2 किस्तें दे देगी। एम्प्लॉयर को कितनी देगी? उसको 3,000 रुपये महीने के हिसाब से दे देगी अगर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और मिनिमम 2 करता है और मैक्सिमम 4 करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ये 2 साल से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है स्कीम। और सर्विस क्लास वाले बहुत सारे अपना बता देंगे, एक ही कंपनी को 4 में डिवाइड कर देंगे, बता देंगे कि देखो साहब हमारे ये 2 नए एम्प्लॉय आ गए इस कंपनी में और स्कीम का फ़ायदा ले लेंगे। तो ये ऐसी पकोड़ा योजना जो फेंकते रहते हैं मार्केट में, इससे हासिल क्या होता है? इससे पहले भी चुनाव के टाइम में इन्होंने एक पकोड़ा योजना फेंकी थी कि 2.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 2014 में फेंक दिया था कि भाई हर साल 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यानी आज तक तो भारत में कोई अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं रह जाना चाहिए था। यानी पिछले 11 साल में कम से कम 22 करोड़ लोगों को तो मिल गया होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद भी ये योजनाएं आ रही हैं। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि इस गवर्नमेंट के पास, मोदी सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कोई ऐसी अच्छी स्कीम है ही नहीं ओरिजिनल। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में शुरू हुई थी, यानी नरसिम्हा राव के टाइम में, और जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तब। अब उसी 93 में ही एक और योजना शुरू हुई थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, REGP करके स्कीम शुरू हुई थी। इसमें उस समय मेरा ख्याल है 12-13 हजार करोड़ का बजट था दोनों को मिलाकर। 2008 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने, जब थी उनकी गवर्नमेंट, तो उन्होंने दोनों स्कीम्स को, रूरल एम्प्लॉयमेंट और PMRY को मिलाकर एक PMEGP स्कीम बनाई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके एक नई स्कीम, मतलब दोनों को मिलाकर नई स्कीम कर दी थी। और उसमें 14-15 हजार करोड़ का प्रावधान रख दिया था। इसी तरह की बातें थी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ये मिलेगा, उसमें ये होगा, और रूरल कोई आप फार्म वार्म डालते हो तो उसमें ये होगा, ऐसी कहानी। आज उसी PMEGP में, जिसको अभी भी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोग्राम, ये योजना ही बोलते हैं चालू भाषा में, उसमें आज 4 लाख करोड़ रुपए ये मोदी गवर्नमेंट डालती, लेकिन वो 4 लाख करोड़ कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पता नहीं। NREGA का मजाक उड़ाते थे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उस नरेगा को फिर उनको कहना पड़ा कि भाई नहीं, मैं इसको तो एपिटाफ के तौर पर, मतलब जो कब्र के ऊपर लगता है उसकी तरह मैं इसे स्थापित रखूंगा। आपके पास कोई स्कीम ही नहीं थी तो आप क्या स्थापित रखोगे? NREGA को आपने स्थापित रखा। अब उसके साथ इनने क्या जोड़ दिया, जो कि नाम देने में उस्ताद हैं, तो श्रम कार्ड बना दो जी, सबका श्रम कार्ड बना दो। जिसने श्रम कार्ड बना लिया, घूम फिर कर उसे एक बार वन टाइम पेमेंट के तौर पर 1,000 रुपए, या कुछ कुछ स्टेट्स में 1,500 रुपए मिल गए। तो आप श्रम कार्ड बनवा लो, श्रम कार्ड, आपको 1,500 रुपए की मतलब लाइफ टाइम इनकम हो जाएगी।
उसके बाद बुजुर्गों के लिए बना दिया श्रम योगी। इस तरह की बातें होती हैं इस सरकार में। श्रम योगी जो 60 साल के ऊपर है उन्हें 3,000 रुपये मिल जाएगा। वो काम करते आए जिंदगी भर, अब श्रम योगी हो गए हैं तो उन्हें 3,000 रुपये मिल जाएगा। तो ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस में हो रहा है? ओला, यूबर, स्विगी, जोमेटो, जो कि नॉन प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर है। इसमें एक एम्प्लॉय की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल होती है एम्प्लॉयमेंट की उम्र, क्योंकि पीठ पर इतना भारी बोझ लेकर वो जब 10 माले चढ़ता है बाइक में, दिन भर घूम घूम के लोगों को सामान पहुंचाता है, तो उसकी उम्र अपने आप घट जाती है और शाम को 2 पैक लगा के उसको मुश्किल से खाना मिलता है। और ये बांट क्या रहे हैं? अमेजन पे आई गिफ्ट जो कि हमने प्रोड्यूस नहीं की है। मेक इन इंडिया का बड़ा हंगामा किया, बनाया कुछ नहीं। उधर चाइनीज माल हम इंपोर्ट कर लेते हैं, अपना ठप्पा लगा कर बेच रहे हैं, चाहे चप्पल हो, चाहे मैट्रेस हो, चाहे कोई भी घरेलू उपयोग का सामान हो, या इंडस्ट्री का सामान हो, या दवाइयाँ हो। तो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पर? जिन सिर्फ आंकड़ेबाजी। 1.92 करोड़ यानी करीब करीब 2 करोड़ लोगों को इस स्कीम का डायरेक्ट फायदा मिलेगा, जो अभी ELI स्कीम जो शुरू करी है। क्या फायदा मिलेगा? ये जो 15,000 रुपये मिलने वाले, 3.5 करोड़ नौकरियां आप बनाने वाले हो, और 2.25 करोड़ को आपने 2 करोड़ को आपने पहले से ही बता दिया कितने। अरे नौकरी आने तो दो, बनने तो दो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुलने तो दो। हमारी कोई लॉन्ग टर्म योजना चाइना की तरह नहीं है। बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताकर बात खत्म करता हूं, इसके बारे में आप विचार करना। जब एटॉमिक बम गिरा था, आजकल ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, पहली बार हिरोशिमा नागासाकी पर, उसके बाद जापान को अपने आप को घुटने पे आ गया था बिल्कुल, बेचारे जापानीज। उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत सारा लोन और बहुत सारे इंसेंटिव अमेरिका से मिले उन्होंने। उसका क्या किया जाए? अब ये जापानीज रेस की कैरेक्टरिस्टिक है, उनने बहुत अच्छे से विचार किया उसके ऊपर। उनने बोला अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे पहला काम हमें ध्यान देना होगा कि हमारी हेवी इंडस्ट्रीज अच्छी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा हो। जिस देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा है वो डेवलप्ड कंट्री है। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी। तो जापान ने सबसे पहले 50 के दशक में बनानी शुरू की। होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, सारों को उन्होंने इंसेंटिव दिए, उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगाया। और जापान आज, हम चाहे उन्हें कुछ भी हंगामा करते रहें कि GDP में आगे हैं, उनसे बहुत पीछे हैं हम। जापान 2050 में रह रहा है, हम 2047 की बातें कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल चाइना ने फॉलो किया। आज से 15 साल पहले, 95 के आसपास आगे बढ़ते हुए, चाइना ने क्या किया? उन्होंने भी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, उसको पैसे देने शुरू किए कि आप अच्छी गाड़ियां बनाओ। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में चाइना नंबर 1 है। BYD हो, हुआवेई हो, या ये शाओमी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में टेस्ला कहीं नहीं लग रहा। पिछले 4 सालों में टेस्ला फैसला को इन्होंने जांघें पहना दी हैं। आज चाइनीज सबसे अच्छी व्हीकल्स बना रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, या कार्स हो। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है। क्यों? क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और हर लेवल पर करता है, छोटे शहरों से लेकर मतलब जो बेच रहे हैं, जो उन पर चल रहे हैं, जो उस पर काम धंधा कर रहे हैं, यानी ट्रकों में एक ट्रक पे कितने लोगों की लाइफ डिपेंड करती। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवी इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अमेरिका से बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। 9 जुलाई से पहले हमें ये सारे जो ट्रेड के बेनिफिट्स हैं और नुकसान हैं
जो भी हमें टैक्स कट और टैरिफ लगेंगे वो सुलझा लेने हैं। और अमेरिका का दबाव है कि उसकी फार्म प्रोडक्ट्स को हम लें। अब आप देखिए कितना सफल होते हैं वो। टेस्ला तो आ ही जाएगा, 150% ड्यूटी से 10% पे आ गई है टेस्ला। तो हमारी इंडस्ट्रीज का क्या होगा? ये 3.5 करोड़ लोग क्या स्विगी जोमेटो ही बेचते रहेंगे? विचार करिए। धन्यवाद।